फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश सोनी। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। चुनाव से पहले इसे एक और लॉलीपॉप कहा जा सकता है। सवाल यह है कि इसी साल सरकार को सारी बड़ी योजनाएं क्यों याद आ रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर नाकामी के आरोप झेलने वाली सरकार आखिर क्यों चुनाव एक्सप्रेस पर सवार हो गई है। यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वाकई में सरकार को कर्मचारियों की फिक्र है। और सबसे अहम ये कि यूपीए सरकार के इस वोट बटोरू दांव से हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वेतन आयोग, इससे पड़ने वाला असर, फायदा, नुकसान और सबसे इंपॉर्टेंट सरकार की असली मंशा क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पीके वालेरा जी हमारे साथ हैं, महासचिव है गुजरात कांग्रेस के, आपका स्वागत है। विष्णु पटेल जी हैं, गुजरात कर्मचारी महासंघ के नेता हैं, आपका स्वागत है सर। और अशोक जी शाह हैं, पिंकी देसाई हैं, दोनों इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा पीके वालेरा जी से है। पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया है। एक जो जनरल फीलिंग होती है आम आदमी के बीच में, चलो ठीक है, जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात है उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, खुशी मना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इसकी वाकई हमें जरूरत है पे कमीशन की, और पे कमीशन के जरिए सैलरी बढ़ाने की, जब पहले से डियरनेस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। हर्ष भाई आभार पहले तो हमको बुलाने के लिए। एक बात मैं कहता हूं कि आपने जो पहले कहा कि उसके इलेक्शन के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है। ये फर्स्ट पे कमीशन नहीं है, ये 7th पे कमीशन है। और कितनी भी सरकारें आई उसमें ज़्यादातर कांग्रेस होगी। 5th पे कमीशन था, वो देवगौड़ा का कमीशन था। जब हम फर्स्ट पे कमीशन 46 में हुआ तब हमारा पगार क्या था कर्मचारियों का, महंगाई हमारी महंगाई क्या थी, और आपकी जो महंगाई की जो है क्या बात है। तो वो जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट सर्वेंट को कमिटमेंट देती है कि हर 10 साल के बाद एक पे कमीशन करने वाला है। सपोज इलेक्शन 2 साल पहले हो गया होता मान लो, तो भी ये तो होने वाला ही था। तो उसके इलेक्शन के साथ, यूपीए के इलेक्शन के साथ के झूठ उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। इट इज़ अ कमिटमेंट ऑन, हिंदी में बोलो, वो सरकार की एक कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है कि भाई ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको 10 साल को हम, जैसे महंगाई बढ़ती है पे कमीशन क्यों बनाया जाता है और पे क्यों बढ़ाया जाता है। जैसे सारी महंगाई बढ़ती है, मार्केट में महंगाई बढ़ती है, चीज वस्तु का आम बढ़ता है, सबके लिए महंगाई तो होती है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्यों, गवर्नमेंट सर्वेंट को हम सेपरेट गवर्नमेंट से नहीं दे सकते। हम स्टेट का कंसेप्ट याद रखें तो स्टेट में 3 जो बातें हैं, एक तो ब्यूरोक्रेसी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और जुडिशरी है। और असेंबली में तो अपने मिनिस्टर सब लोग अपने आप पगार बढ़ा देते हैं, किसी के पास जाते नहीं। अभी एमपी का बढ़ गया, कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी पार्टी होती है, वो तो बढ़ा ही देते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते हो। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का जब आया तो उसमें क्या है, वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट एंड पार्सल है। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी अपने आप बढ़ा सकती है। नहीं, मेरा पॉइंट तो ये है कि जब डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, ये या तो फिर डियरनेस अलाउंस की जरूरत नहीं है या फिर पे कमीशन की जरूरत नहीं है। अशोक जी, सवाल मेरा आपसे यही है। ये जो डियरनेस अलाउंस वाली बात आप बता रहे हैं, ये बात सही है, डियरनेस अलाउंस देते हैं, लेकिन इट इज टेम्पररी। जो टेम्पररी हाइक होता है जैसे जैसे महंगाई में, तो उसके साथ साथ महंगाई भत्ते का दर बढ़ाते जाते हैं। टेम्पररी नहीं समझ पाया मैं आपकी बात। जब हर सैलरी के साथ डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। एक बात मैं बताऊं, पे कमीशन जब लागू हुआ, समझो कि 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ 1/1/6 से, उसके बाद 10 साल के बाद दूसरा 7वां पे कमीशन बिठाना चाहिए। 10 साल के बाद उसकी असर देनी चाहिए। लेकिन इसके बीच में जो महंगाई बढ़ती जाती है, तो हर महीने या हर 6 महीने के बाद के 12 महीने के बाद वेतन आयोग कंटिन्यूस तो होता नहीं है। तो टेम्पररी जो बीच में जो रास्ता रहता है वो महंगाई भत्ता बढ़ाने का रहता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके साथ साथ महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। लेकिन जब पे कमीशन का गठन होता है तब ये तय होता है कि अगर 50% से ज्यादा महंगाई भत्ता क्रॉस कर जाएगा तो नया वेतन आयोग बिठाएंगे। इस बार जो महंगाई की दरें बढ़ी, इसके हिसाब से जो महंगाई भत्ता बढ़ता गया, वो पहले जो 5वें से 6ठे के बीच में जो बढ़ता था वो 4% या 5% बढ़ता था। इस बार 6%, 8% या 10% भी बढ़ गया। इसके हिसाब से जल्द ही हम अभी 90% पर पहुंच गए।
तो अभी हाल ही में इसको देखते हुए डीएनएस अलायंस भी तो बढ़ाया गया अभी, बढ़ाया गया। तो अभी 90% पहुंच गए। तो ये जब 50% तो क्रॉस हुआ ना, पहले डीएनएस अलायंस के जरिए आप सैलरी बढ़ाएंगे, फिर वापस पे कमीशन आके मैं सैलरी बताऊं, बढ़ाएगा। मेरे को सुनिए आप, हाँ। कि जो 90% हुआ ना, उसमें से कुछ हिस्सा काट के पे कमीशन पे बेसिक पे में मिक्स कर दिया जाता है, ताकि डीएनएस अलाउंस जैसे छठा वेतन आयोग लागू हुआ 1/1/6, तो 1/1/6 में हमारी महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस क्या था, 0 था। 1 जनवरी 6 को 0 था। उसके बाद में बढ़ता गया 6%, 8%, 6%, अभी 90% हो गया। तो 90% जब आ गया, तब वेतन कमीशन बिठाना चाहिए। वेतन पंच का जो गठन किया है सरकार ने, बहुत सही किया है। इससे इलेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो सरकारें आती है जाती है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन पार्टी की सरकार है, कौन पार्टी की आएगी, वो कर्मचारियों के हाथ की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और पिंकी जी, आपसे मेरा सवाल है, आप सहमत है जो कह रहे हैं? क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, आप पे कमीशन के जरिए उसको एक जस्टिफाई करते हैं, लेकिन फिर डीएनएस अलायंस को बंद कीजिए। आप ये खुद तय कर लीजिए कि या तो आपको 10 साल में इसको रिवाइज करना है बढ़ती हुई महंगाई के साथ में, या फिर हर महीने करना है। देखिए, इसको बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल कंपोनेंट नहीं है। सैलरी हाइक, अगर आप इकोनॉमिक्स के ग्रोथ को देखो तो कोई भी सैलरी हाइक इज जस्टिफाइड। अब इसको कैसे किया जाता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल होता है, या हम इसको पॉलिटिकल एंगल भी बोल सकते हैं। ये टाइमिंग है, वो ये टाइमिंग पे क्यों? अभी पिछले बार का जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वो उस एरा के जो 6 पे कमीशन है, वो उस 10 साल के 5वें साल में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अभी इस बार जस्टिफाई ये किया है कि छठे पे कमीशन को छोड़ के बाकी सब 5 कमीशन वो दायके के पहले 3 साल में कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। तो ये 2013 है, तीसरा साल है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। अभी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका। कोई आपने क्योंकि पिछली बार इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो पिछली बार तो जुलाई 2006 में हुआ था। हाँ, जनवरी 2006 रेट्रोस्पेक्टिव वो उसको लागू किया था। 6 था, और बाकी के जो 5 है, बाकी के जो 5 है, वो उस 10 ईयर पीरियड के 3 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो गए थे। तो 3rd ईयर में कॉन्स्टिट्यूट होता है, मिड तक उसका रिपोर्ट आता है, और बाद में वो 10 ईयर्स पीरियड में उनको सैलरीज मिलती है। अभी 6 पे कमीशन में 40% हाइक आया। क्यों आया? तो उस वक्त ग्लोबलाइजेशन हुआ था, और प्राइवेट सेक्टर के एजुकेटेड या एम्प्लॉयज की सैलरी में और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी में बहुत फर्क था। इसलिए वो उस वक्त 40% हाइक वाज परहैप्स जस्टिफाइड, क्योंकि वो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। अभी इस बार क्या हुआ है कि इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में है। अब रिसेशन में प्राइवेट सेक्टर पे कट्स की बात कर रही है और हम पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है ना, उसकी बात है। बढ़ने वाला जरूर है। और वेतन आयोग का गठन हुआ है, बढ़ाने के लिए हुआ है, क्या है, रिव्यू करने के लिए हुआ है। अभी कितना बढ़ेगा ये तो तय हुआ नहीं है। आपको लग रहा है कि संभव है कि घटाने की सिफारिश कर दे? आज तक कभी हुआ ही नहीं है। होता ही नहीं है। हाँ, तो वो वही कह रहे हैं पिंकी जी की जब ग्लोबली सारी कंपनियां अपने कॉस्ट कटिंग में लगी हैं। पिंकी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि पूरे ग्लोबलाइजेशन में ये सब बढ़ रहे हैं सैलरी, और प्राइवेट के एम्प्लॉइज जो है, इनकी सैलरी आप देखें तो हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 80,000, 70,000 भी है, और 5,000 वाला कर्मचारी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हर जगह रहता है गवर्नमेंट। और दूसरी बात, आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है, पिंकी जी ने भी यही बताया कि इलेक्शन थोड़ा पॉलिटिकल भी है, लेकिन जो एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज तो आमतौर पे इलेक्शन की ड्यूटी में होता है, और उसका जो प्रमाण है इतने सारे वाटर्स में, समझ लो 80 लाख है, तो कितना असर कर सकेगा इतने बड़े में। विष्णु जी से बात कर लेते हैं। कर्मचारी यूनियन के आप नेता हैं, आप लोगों में जरूर खुशी का माहौल होगा, आप वेलकम कर रहे हैं इसको? हम खुशी का माहौल तो होगा, मगर आप ये बताया कि डीए मिलता है तो ये गठन 7 पे की गठन की का जरूरत थी, तो मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि वो 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया हुआ है कि पगार का सुधार करना है। तो जो लास्ट टाइम 1/1/6 से देना था 6 पे कमीशन, तो 8 मेरे ख्याल से 2 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और गुजरात सरकार ने फरवरी 2009 में दिया, तो 3 साल तो हो गया, तो 3 साल का एरियर्स दिया। तो जो डीए की बात करते हैं आप, तो मोहंगाई भत्ता तो हम पहले से पे करते हैं,
गवर्नमेंट का जो भावांक बढ़ता है, पॉइंट मेरा ये है, पहले से क्या चला आ रहा है उससे हमें आगे सोचने की जरूरत है, एक बेटर सिस्टम की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी के हिसाब से भी चीजों को सोचना होगा। और पॉइंट वहीं पर आके अटक रहा है कि ठीक है आप रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर डियरनेस अलाउंस के जरिए कहीं ना कहीं ये डबल फायदा मिल रहा है। नहीं, गवर्नमेंट ने अभी तो स्वीकृति की नहीं है, अभी तो गठन किया है, गठन तो किया है, तो इसलिए 3 साल तो बढ़ाने के होगा लिए किया है। उसमें गठन किया है। लेकिन हम जो उसमें DNS अलाउंस रजूआत करेंगे और रजूआत हमारी कितनी स्वीकृति होती है तब वो होता है ना पे कमीशन की स्वीकृति। जी सर अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। डीएनएस अलाउंस है वो जब तक पे कमीशन गठन नहीं होता है, अगले वाला पे कमीशन और दूसरा नया जो गठन होने वाला है, इसके बीच की जो टेम्पररी पोजीशन है तो डीए जैसे जैसे महंगाई लेकिन वो पे कमीशन तो अगले 10 साल के हिसाब से हाँ, लेकिन वो जब वो डीए जब पे कमीशन बढ़ता है नया होता है तो वो डीए जो दिया गया है पिछले कमीशन के हिसाब से वो वलेरा जी कुछ कहना चाह रहे लास्ट टाइम क्या हुआ, एक मिनट, लास्ट टाइम जो दिया बेसिक में मिला दिया 6 पे कमीशन दिया, आपने महंगाई दर की बात की, भावांक की बात, तो मैं उसमें ही बता रहा हूँ कि उस टाइम 65% हुआ था, तब 50% मर्ज कर दिया बेसिक में मर्ज कर दिया था हमारे पे में, और उसके ऊपर 35 डीए हमको मिलता था। तो अभी तो 90% हो गया, तो हम उसके तो हकदार तो हो गए। ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वीकृति है जी जी, तो वो तो 50% तो अभी मर्ज करने की बात है, उसके ऊपर। जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। पहले तो आपने कहा कि 10 साल भी नहीं हुआ, पहले क्या हुआ। तो देखो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी सही उसने बोल दिया है कि उसका जो अमल इम्प्लीमेंटेशन होगा वो 16 में होगा, जनवरी 16 में। राइट, 2 साल में क्या होता है जो आपको उसका प्रोसेस पर जानना पड़ेगा। लेकिन पहले अनाउंस करने का फायदा ये होगा कि जो इलेक्शंस आने वाले हाँ, हैं उसमें एरियर्स का सवाल है। देखो वो लेट होगा, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लेट होने सपोज एक पे कमीशन 16 में कंस्टिट्यूट हुआ, उसका रिजल्ट आएगा 18 में और इफेक्ट आएंगे 16 का, तो 2 साल का जो एरियर्स आता है वो इतना बड़ा आता है कि वो ज्यादा गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। इसलिए इट इज ए रीजनेबल स्टैंड जी कि इट इज। दूसरा मैं बात करता हूँ, इलेक्शन की बात करते हैं। देखो हम मान लेंगे 80 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेंट्रल के, ये सब एक पार्टी वाले नहीं होते हैं। गवर्नमेंट सर्विस सपोज जो बंगाल ले ले, हाँ, तो वो तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ज्यादा हो गए, लोग कम्युनिस्ट माइंड होते, केरला होती है, जयललिता होती है, गुजरात में सब जगह। तो आप ऐसे नहीं मानते कि 80 लाख जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सब लोग जो कोई रूलिंग पार्टी जिसने जाहिर किया है उनको वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। कोशिश तो यही होती है। नहीं होगा ही नहीं। मैं कहता हूँ दैट डिफर स्टेट और राज्यों से पार्टी से अलग हो गए। बिल्कुल, हम इसकी इकोनॉमिक्स को भी समझेंगे, मैं इसकी दूसरा- राजनीति मैं को भी दूसरी बात समझेंगे। एक और बात करता हूँ कि जो पे कमीशन का प्रोसीजर में क्या हो गया, ये एकदम जाहिर नहीं करेगा, वो सब स्टेट में जाएगा, सब जगह जाएगा, यूनियन को, इकोनॉमिस्ट को, प्रोफेशनल कंसल्ट करेंगे, वो देखेगा पैरिटी, समानता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कितना है, हाँ, और पब्लिक सेक्टर में क्या है, और उसमें सपोज मान ले कि गवर्नमेंट सर्वेंट का अभी ज्यादा पगार है तो नहीं बढ़ेगा, तो वो पैरिटी कंसेप्ट है तो वो देखना ही पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, और ज्यादा इसके अर्थशास्त्र को भी समझेंगे, इससे जुड़ी राजनीति को भी समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर लौटते हैं। जब खबर करवट लेती है तब पैनी नजर रखते हैं। जब खबर लोगों से जुड़ती है तब उसके हर पहलू को निष्पक्ष होकर बताते हैं हम। दुनिया से देश और राजधानी से गांव तक, खबर की हर दस्तक पहुंचाएंगे आप तक। Amway, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the camp hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें।
कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज फ्रंट पेज में हम बात कर रहे हैं वेतन आयोग के गठन का जो ऐलान हुआ है उसके लिए क्या हम तैयार हैं, हमारी इकोनॉमी क्या तैयार है और इसके पीछे की मंशा क्या, इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पिंकी जी, सवाल मेरा अब इससे जुड़ी इकोनॉमी का है कि क्या हम वाकई इकोनॉमिकली इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि 2006 में जो गठन हुआ था, जुलाई 2006 में हुआ था, उसको रेट्रोस्पेक्टिव 2006 जनवरी से लागू किया गया था, क्योंकि इसके पहले की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उन्होंने कहा था कि न इसका कोई तर्क बनता है वेतन आयोग के जरिए सैलरी हाइक करने का, क्योंकि डीए पहले से है और साथ ही इकोनॉमी इसके लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि क्या आज हम तैयार हैं? देखिए, बात यह है कि पे कमीशन जायज़ होता है जब सैलरी डिफरेंसेस बहुत बढ़ गए होते हैं, जब रिसेंट कोई सैलरी हाइक नहीं हुआ है, तो वो बहुत एक सही तरीका रहता है कि आप सैलरी सरकारी कर्मचारियों की कैसे बढ़ाओगे, तो उसके लिए एक कमीशन बैठता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अभी इसमें इस बार क्या है कि सरकार ने ऑलरेडी इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए हैं। फूड सिक्योरिटी बिल को देख लो आप, एक 1.20 लाख करोड़ का एक कमिटमेंट किया है। 1.20 लाख करोड़ गवर्नमेंट कहती है, लेकिन वही जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक विंग है CSCP, उसका जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से पहले साल में 2,40,000 करोड़ का। हाँ, तो अभी ये जो कमिटमेंट हम करके बैठे हैं उसके जरिए निकालना है आपको कि ये पैसा आप रेवेन्यूज कहाँ से लाने वाले हो, ये मैनेजमेंट कैसे करने वाले हो। तो ये समय है सरकार के लिए मॉडरेट बातें करने का। तो ये मैं मानती हूँ कि ये एक एक्सट्रीम बात कर ली आपने। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, ये एक सेंटिमेंट ट्रिगर करने वाली बात है। जैसे इन लोगों ने बोला कि 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, 30 लाख पेंशनर्स से क्या फर्क पड़ने वाला है वोटिंग में। शायद वोटिंग में ज्यादा फर्क ना पड़े, पर एक इंडिया कैसा कंट्री है कि पॉलिटिक्स 80 लाख अगर आप वैसे देखेंगे, 80 लाख अगर आप वैसे देखेंगे तो फिगर बहुत छोटा है, लेकिन उनके साथ उनका परिवार जुड़ा है, उनके नाते रिश्तेदार दोस्त जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं आपने अपनी इमेज तो आप बनाते हैं कि देखिए हमने कर्मचारियों के लिए कितना अच्छा एक फैसला लिया है। तो उस 80 लाख के पीछे अगर 10-10 लोग भी आए तो 8 करोड़ हो जाते हैं। क्योंकि इस देश में क्या इलेक्शंस सेंटिमेंट्स पे लड़े जाते हैं, और एक आम आदमी को ल्योर करके, जिसको हम लॉलीपॉप दे के आप वोट लेना, वो जो पॉलिसी इस देश में चलती है, एक उसका एक भाग है ये। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होना चाहिए था। मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ। कल को अगर सैलरी बढ़ती है या व्हाटएवर रहती है तो मैं कोई मना नहीं करने वाली हूँ कि नहीं लेने वाली हूँ, ऐसा नहीं है। हम रैशनली अगर देखें तो इस बार इसकी अनाउंसमेंट करना इसी टाइम पे इतनी हड़बड़ी में, जब आपके पास स्कैम्स है, जब आपके पास रुपये का डिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, जब आपके पास फूड बिल सिक्योरिटी की बातें हैं, तो उसको इलेक्शन के टाइम पे, इसी टाइम पे अनाउंसमेंट करना ये एक क्वेश्चनेबल हो जाता है। वालेरा जी, सारी चीजें इलेक्शन के ईयर में क्यों याद आ रही है, जैसा कि पिंकी जी कह, जो मैंने पहला कहा है वो इलेक्शन का तो मे बी को एक्सीडेंट ऑल्सो एक साथ में, लेकिन दूसरा 10 साल के पहले उन्होंने किया वो तो मेरा एक पेंच यहाँ पर और फंसता हुआ जो दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है कि अक्टूबर तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए, 5 राज्यों में चुनाव होना है, तब इसका किस तरह से गठन होगा फिर? अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, 5 गठन ने अनाउंसमेंट हुआ है, टर्म्स और कंडीशन करेंगे, उसका मेंबर्स बनाएंगे, और उसका जो काम चलने वाली बात है ये तो पार्लियामेंट मैं समझना चाह रहा हूँ क्या ये मॉडल सेंट्रल, मैं बोलूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन है, राज्यों का नहीं। जो इलेक्शन जाने वाले राज्यों में है ज्यादातर, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ज्यादातर कम रहेंगे, और उसका इफेक्ट जो आप बोल रहे हैं कि
कैसे होगा, कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा सपोज मान लीजिए, तो 2 नवंबर तक इलेक्शन हो जाएगा, उसका काम नवंबर बाद भी हो सकता है। तो जब काम बाद में होना तो अनाउंसमेंट अभी क्यों, यही तो समझना इसलिए किया कि अभी तो नवंबर में इलेक्शन हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट कब मालूम है हमको भी मालूम नहीं है, और शायद गवर्नमेंट कल भी इलेक्शन डिक्लेयर संभावना है कि अक्टूबर तक शायद ये, लेकिन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और इसमें कोड ऑफ कंडक्ट मेरे हिसाब से तो लागू नहीं होता है इसमें, इस मामले में, क्योंकि वेतन आयोग की जो गठन करना है ना, ये कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जैसे पूरी जनता पे इसकी असर होने वाली है और इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट इसको लागू कर दिया जाए। एक गवर्नमेंट मशीनरी का भाग है और ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक तजज्ञ की वालेरा जी कांग्रेस से हैं, जाहिर सी बात है समर्थन कर रहे हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी हैं इसलिए भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं जो वालेरा साहब कह रहे हैं कि कोई राजनीति इसके पीछे नहीं है, इससे सहमत है क्या? हाँ, राजनीति नहीं है, मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अगर गरीबों को, अगर स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटे जाते हैं, कई जगह साड़ियाँ बांटी जाती है, ये सब अगर ये जायज है तो पे कमीशन तो इट्स अ रूटीन प्रोसेस, हर 10 साल में ये प्रोसेस होता है और ये हुआ है, ये कोई नया नहीं है। समझ लो कि इलेक्शन में पहले फूड सिक्योरिटी बिल याद आया, फिर पे कमीशन याद आया, फिर फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में मैं ये बताऊंगा, अगर सरकार ने किया है तो कुछ गलत नहीं है, ये टाइमिंग पर क्वेश्चन है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जैसे ये सब बातें जो होती है, अभी गवर्नमेंट जो है फुल मेजोरिटी में है नहीं, उसको भी अपने सहयोगियों का साथ लेना चाहिए, लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे भी काम नहीं निपटता है, तो जो विपक्ष में बैठे हैं तो उनका भी सहयोग चाहिए। जब ये सबका सहयोग बनता है, और अगर आप बता रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल ये पॉलिटिकल स्टेप है, तो बीजेपी ने भी उसमें साथ दिया है, जेडीयू ने भी साथ दिया है, तो ये फूड सिक्योरिटी बिल अगर पॉलिटिकल होता तो ये लोग विरोध करते, लेकिन इन्होंने विरोध नहीं किया है, तो ये जनता के पक्ष में फैसला है। जी विष्णु जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि पे कमीशन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो निजी कंपनियों में जिस तरह से पे का स्ट्रक्चर है, उस तरह से सरकारी कर्मचारियों को भी उसी के हिसाब से पैरिटी बननी चाहिए। आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? हाँ, जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट जो पे देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, लघुतम वेतन दर वही देना है, मगर अभी फिक्स पगार गवर्नमेंट देती है 5,000, 6,500 और 10,000 रुपया देती है गुजरात सरकार, तो वो गवर्नमेंट पे देती है। और सब मेरे ख्याल से 2000 निजी कंपनियों के साथ कंपैरिजन मैं वही बात करता हूँ, क्योंकि कंपनी में लास्ट टाइम जो हमारा 6 के पे कमीशन में IIM के धोड़किया साहब थे, वो कमिटी में एक मेंबर थे, तो उसको हमने हमारी मांगे के वो दिया और उसके साथ एक मीटिंग भी की, तो उसने बताया कि उस IIM से जो वो MBA करके जाता है तो उसका पे कितना होता है। गवर्नमेंट में अभी MBA है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टेक्नोक्रेट है, साइंटिफिक भी है, सब है, मगर उसका पे तो कितना मिलता है, और प्राइवेट सेक्टर में कितना पे मिलता है वो आप एक बात नरेश जी में बताना पैकेज मिलता है। मैडम बोलेगी कि अर्थशास्त्री के वजह से, मगर जो कंपेयर करो तो उसमें पे तो, और पूरा प्राइवेट सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? गवर्नमेंट के IAS अधिकारी करते हैं, तो वो वहीवट तो वो करते हैं ना, मगर उसका पे 90,000 है और प्राइवेट सेक्टर वाले का 5 लाख है पर मंथ, तो वो कितना ज्यादा होता है। तो हमारी मांग तो ऐसी नहीं है, मगर जो DA भाव बढ़ता है उसकी वजह से हम मांगते हैं, इस पर भी हम आते हैं। हाँ। नहीं, एक बेहतर सर्विस अगर प्रोवाइड करनी है जनता को, तो गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसीज बनाएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन आमतौर पे कर्मचारी को ही करना है, और उसके जरिए ही ये जो पॉलिसियां बनती है उसका लाभ प्रजा तक पहुंचता है। अगर मशीनरी को फास्ट रखनी है, मतलब जनता को ये ज्यादा फल तेल है डालना होगा, ज्यादा से जल्दी से उसके फल मिल जाए, ऐसा करना है, मतलब मशीन को फास्ट रखना है, तेल ज्यादा डालना होगा। अगर आपको बम्बई जाना है 6 घंटे में पहुंचना है तो शताब्दी में जाना पड़ेगा, और 18 घंटे में जाना है तो आप लोकल से जा सकते हैं। तो इसी तरह से, और जैसे ये समय की बात है, जैसे जैसे मैडम ने बताया, जैसे जैसे इकोनॉमी में सुधार होते हैं और जैसे जैसे समाज का स्तर बढ़ता है, उस तरह कर्मचारियों का भी अगर स्तर नहीं बढ़ेगा तो उसकी सोच भी छोटी रह जाएगी, वो भी अपने पुराने ढंग और मैकेनिज्म और अपनी स्टाइल में से बाहर नहीं आएगा। वो भी आज देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया आपने मशीन में तेल की बात की। मैं समझना चाहूंगा कि चाहे DNS अलाउंस हो,
या फिर पिछला पे कमीशन की बात कर ले, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 7 साल पहले मशीन में जो तेल डाला गया उससे सरकारी कर्मचारियों के काम करने के स्टाइल में कोई अंतर आया है? डेफिनेटली बढ़ा है, डेफिनेटली। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, एक्ट जो दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। आज आप जान सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ गई है, किसने क्या लिखा है। वो तो पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हैं, वो पॉलिसी बनी है ट्रांसपेरेंसी के लिए। उसमें उस पॉलिसी को अगर सक्सेस बनाना है तो कौन बनाएगा? चलिए ठीक है, पिंकी जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो कह रहे थे कि तेल मशीन में डालना होगा, लेकिन 7 साल पहले जो तेल डाला गया, इस पर हम नजरअंदाज जो कर रहे हैं कि IIM पास आउट के जो सैलरी है उसके लिए वो कितने घंटे काम करता है, कितनी छुट्टियां मनाता है और कितनी अलर्टनेस से काम करता है। अब आप सरकारी ऑफिस में जाओ तो आप आधे घंटे का लंच टाइम 1 घंटे का लेते हो। आप हर दो, मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा हार्श बनूंगी कि हर 2 घंटे के काम के बाद हम चाय पीने निकल जाते हैं। अभी ये जो हम प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो है उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं जब सैलरीज की बात आती है। तो आप गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी जो कर्मचारियों की है, अगर कोई साइंटिफिक आप पैरामीटर बनाइए तो आप IIM के पास आउट की सैलरी के साथ गवर्नमेंट की सैलरी के कंपैरिजन, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है और ऊपर से उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, बराबर है, तो उसको ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि कल को उसको रिसेशन में घर में भी बैठना पड़ेगा, जबकि आपके पास तो छुट्टियों की भी सैलरी आ जाती है, अगर आप टीचर हो तो वैकेशन की भी सैलरी आपके पास आ जाती है। तो ये जो है, इसलिए कंपैरिजन जायज नहीं है, इस लेवल का जो कंपैरिजन है वो जायज नहीं है। और दूसरा, हाँ, आप सरकारी कर्मचारियों को उनकी प्रोडक्टिविटी देख के उनकी सैलरी बढ़ाओ, वो एक बात है, पर प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर करना, उसके लिए आपके पास बहुत सही पैरामीटर्स चाहिए। जी अशोक जी, शायद कुछ लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी सोचा जा सकता है। और दूसरी बात, मैं भी बढ़ जाए तब मैं साथ साथ यही कहना चाहूंगा, मेरे एम्प्लॉइज दोस्तों से भी यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि भाई जब आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो आपको भी ऑनेस्टली अपनी सर्विस को, अपनी फर्ज को न्याय देना चाहिए। और 7 साल पहले अगर ये अपील होती और 7 साल में असर होता तो शायद आज इस चर्चा की जरूरत नहीं। आज आपने मेरे को मौका दिया है तो मैं आज अपील कर रहा हूँ, बाकी ये तो स्टैंडिंग है। नहीं, आपने अपील की, लेकिन बाकी और भी लोग हैं, वो क्यों नहीं इस बारे में फिर सोच रहे हैं? वालेरा जी, सवाल मेरा आपसे है, वो जो कह रहे हैं कि वेतन आयोग पैरिटी देखते हैं प्राइवेट कंपनियों के साथ, और जो तर्क अभी पिंकी जी ने दिए उसका आपको लगता है किस तरह कंपैरिजन होना चाहिए? मैडम ने जो तर्क दिया ना वो 100% सही नहीं है। शायद गवर्नमेंट मशीनरी का उनको पूरा अनुभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सब लोग 6 कलाक, लेकिन उन्होंने जो कहा वो एक आम आदमी महसूस करता है। हम कहते हैं, देखो कितनी जगह, नहीं मैं वही कहता हूँ, कितनी पोजीशन, एक जस्ट कितनी जगह पोजीशन इतनी होती है कि जहाँ 24 आवर्स काम करना, सपोज नेचुरल कैलामिटी आ गया, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, वहाँ कोई 6 कलाक काम नहीं करेगा। और वो काम कौन कर, द मेन पॉइंट पगार क्यों बढ़ रहा है? आजकल जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसका आप स्टडी करें तो जो अच्छे जो लोग होते हैं ना, मेरिट वाले और ज्यादा पैसा लेने वाले, वो नहीं आ रहे हैं ऑल इंडिया से। क्यों? कि पगार कम है। आज जो मैक्सिमम पगार जो कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट होती है स्टेट की, कितना है मालूम है? 80,000 पर मंथ। उससे सामने उन्होंने बोला तो कोई IIM का लड़का होगा पर मंथ, हाँ वो 1 लाख पर वैसे ही लेता पर मंथ। उसका और कैबिनेट सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो कंपेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेटस है, ये भी नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सुनिए, गवर्नमेंट सर्वेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्राइवेट से अभी ज्यादा होती है। वो मे बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता होगा, लेकिन उससे, और एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट होता है उसकी, और एक कलेक्टर की, सुनो ना, अभी एक कलेक्टर का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया तो उसका क्या पोजीशन होती है, तो हम देखते हैं हाउ मेनी टाइम ही इज ट्रांसफर्ड आल्सो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट वैसे भी प्लायबल है और पॉलिटिशियन कहते हैं, उसकी जो टर्म्स कंडीशन सर्विस भी है वो भी देखनी चाहिए। तो कंपेटिव जब होता है तो उसकी नॉट ओनली विथ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट सर्वेंट का पगार अभी बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये एक बहुत आपने बात सही बोली कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले कर्मचारी है,
पर इसके लिए जनरल सैलरी बढ़ाना थ्रू अ पे कमीशन इज क्वेश्चनेबल। कि वहीं पे आता है कि आप प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया को अगर ध्यान में रखो तो कैबिनेट सेक्रेटरी का पगार बढ़ाना अगर जायज है तो आपके पास ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए, या मान लो कि फ्लड के टाइम पे या कॉर्पोरेशन की पगार बढ़नी चाहिए, कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की, तो वो एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट से नहीं बढ़ना चाहिए। आप कोई पैरामीटर्स रखो, पैरामीटर्स के हिसाब से आप बढ़ाओ, तो क्या है कि जो काम करता है नहीं करता है, प्राइवेट में वही तो होता है। बिल्कुल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, okay. एक ब्रेक का वक्त हो गया, इस पर बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट इस पूरी बहस का ये भी है कि निजी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनियों के साथ जो कंपैरिजन सरकारी कंपनियों का हो रहा है, इस पर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर लौटते हैं। जुनून, कुछ कर दिखाने, कुछ कर दिखाने। हौसला, कुछ पाने का, कुछ पाने का। जश्न हो जीत का, जश्न या मायूसी हो हार की। बात करेंगे खेलों से जुड़े हर पहलू की। खेल की दुनिया से रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में हर शाम 6:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger and sharper with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वेतन आयोग की, 7वें वेतन आयोग की। इसके जरिए फिर से एक बार सरकार पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ने वाला है। सवाल ये है कि आखिर इसकी क्या अभी इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे जरिए हैं जिसके तहत सैलरी में महंगाई को एक कंपोनेंट को शामिल किया हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे कि निजी कंपनियों में अगर इतनी सैलरी मिलती है तो उस हिसाब से एक पैरिटी होनी चाहिए, सरकारी कंपनियों में भी वैसा होना चाहिए, उन कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। अशोक जी, आपने सुना, वलेरा जी साहब ने भी कहा, पिंकी जी ने भी कहा, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता कि प्रोडक्टिविटी एक इशू है? इन्होंने जो कहा कि ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं बहुत चुनौती वाला काम करते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क पर रखते हैं और 24 के 48 घंटे और 50 घंटे भी वो काम करते हैं बिना रुके, बिना खाए पिए, इतने संघर्ष के साथ। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि साल के कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जब इन्हें कुछ भी नहीं करना होता, वो सिर्फ जब कोई डिजास्टर आता है तभी काम करते हैं। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है कि साल के डिजास्टर जैसे या फिर पिंकी जी ने जो कहा कि टीचर्स की अगर आप बात करें, वो वैकेशंस के दौरान महीनों की छुट्टी हो तो भी वो घर बैठ के उनको सैलरी मिलती है, जबकि निजी कंपनियों के साथ ऐसा नहीं होता। निजी कंपनियों के साथ टीचर्स वाली बात में तो मैं सहमत हूँ कि टीचर्स में भी वैकेशन देते और उसका भी सैलरी देते, क्योंकि वैकेशन में भी उसको खाना तो पड़ता है तो सैलरी तो मिलेगा। लेकिन इसमें दूसरा ये भी है कि टीचर्स को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। पर क्वेश्चनेबल इज वंस अगेन,
आर वी गिविंग द आउटपुट, वो आउटपुट का सवाल रहता है। अभी तो पढ़ाई से ज्यादा काम लेती है गवर्नमेंट। देखिए वो मतदार यादी करवाती है, सब वो दूसरा काम है हेल्थ का, जो तो भी टीचर्स को अभी कैंपेन्स जो करवाती आते हैं है। ना, अलग अलग प्रकार के कैंपेन्स जो होते हैं उसमें तो अभी ज्यादातर तो टीचर्स सरकारी को टीचर्स संडे- का उपयोग संडे होता को है, भी काम करना संडे को पड़ता भी है। काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं तो बताऊं उसको उसकी रजा भी नहीं कि मिलती। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और निजी कंपनी के एम्प्लॉय में एक फर्क बहुत बड़ा ये है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास सत्ता है, ही इज हैविंग पावर। निजी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसके पास भी सत्ता है, लेकिन अपनी कंपनी के दायरे में है। अगर उसका एक गलत डिसीजन आ गया या तो सही आ गया तो या तो फायदा कंपनी को होगा, नुकसान कंपनी को होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या तो कोई अफसर है या कोई एम्प्लॉय है, उसने अगर अपनी पावर का जो उपयोग किया, गलत कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट बहुत सारे समाज पे पड़ सकता है। एक गलत स्टेप हो जाए तो जैसे मुजफ्फरनगर की वारदातें हुई, ऐसा भी हो सकता है, या तो कोई फ्लड का, या तो साहब ने बताया था कोई भी डिजास्टर जैसे कि हो। बोलेरा साहब कहते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी जो होती है एक आईएएम के पास आउट की पहली जॉब से कहीं कम होती है, तो क्यों नहीं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, तो ऐसा ही है, जिम्मेदारी यही और structure है, प्रोडक्टिविटी, यही structure जिम्मेदारी है। और प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखकर ही सैलरी हाइक हो। यही है, there are 8 stages, और सबके सैलरीज अलग अलग है। जो मैडम ने कहा, देखो ये प्रोडक्टिविटी बात है ना, वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनी में प्रोडक्शन का संबंध है। ये जो गवर्नमेंट सर्विस पब्लिक सर्वेंट, तो इट हैज रेफरेंस वो कल्याण राज के साथ संबंध है, और उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं, उसकी जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी है, वो प्रोडक्टिविटी के साथ संबंध नहीं, उसका जो फिक्स ड्यूटी किया है। सपोज 36 कैडर है, सबका पगार 80,000 नहीं है। गवर्नमेंट में लोएस्ट ऑफ द लो जो है 6 पगार के 7,000 ही है प्यून का। अब विचारो एक पटावाले के 8 आदमी हैं, 7,000 चलेगा आज के जमाना में? तो उसका पगार नहीं बढ़ना चाहिए। 7,000 बेसिक है टोटल ही विल गेट हार्डली, लॉन्ग सर्विस होगी तो 10,000 होगा, लेकिन 10 आदमी है उसके पास, 10 फैमिली के, तो आज उसके पास 10,000 भी नहीं है आवक, तो उनकी नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा, आप बोलते हैं 80,000 हुआ पगार मैक्सिमम है, वो 8 साल पहले हुआ, अब 10 साल तक वही रहेगा। तो जो दूसरों लोगों का बढ़ गया तो 80,000 वाला का नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो रेशियो अभी है गवर्नमेंट सर्वेंट में, बात फिर वही आ रही है कि डियरनेस अलाउंस बढ़ा के तो ऑलरेडी ज्यादा दिया उनको। डियरनेस अलाउंस में क्या बात है, मैक्सिमम 100% बढ़ेगा, अभी 90% हो गया, 6 महीने के बाद 100% हो गया, 2 साल तक नहीं बढ़ेगा डीए, तो क्या करेंगे? मेरा कहना जो वही ये है कि उसका रेशियो जो आज गवर्नमेंट सर्वेंट है 1:12 है, लोएस्ट जो 7,000 है, हाईएस्ट 80,000 है, उसका रेशियो 1:12 है। शायद वो बढ़ाना पड़ेगा, 7,000 वाला का 10,000 करना पड़ेगा, 8,000 का ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मैं मानता हूँ वहां तक। इसलिए कि जो पैरिटी की बात है, रिसेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट की फाइनेंस पोजीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन, जो पे कमीशन आएगा वैसे नहीं बढ़ा देने वाला है। जैसे लोग सोच रहे हैं कि अभी पे कमीशन बना दिया तो गवर्नमेंट सर्वेंट का बढ़ा दिया, 80,000 का 2 लाख हो जाएगा, 4 लाख, ऐसी कोई बात ही नहीं। अभी तो हम वैसे हवा में उड़ रहे हैं। गवर्नमेंट की पोजीशन क्या होगी, फाइनेंस पोजीशन क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, महंगाई क्या होगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या होगी, वो सब, और कमीशन में कौन बैठते हैं? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बैठते। उसमें मैं जस्ट पे कमीशन का चेयरमैन होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज होता है, उसमें इकोनॉमिस्ट होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे। क्या आप नहीं सोच रहे हैं कि वो नहीं देखेंगे ये सब बातें? लेकिन वो दुनिया भर की इकोनॉमी में क्या होने वाला है वो देखेंगे। 2006 में जब आपने देखा था, आपको थोड़ी पता था 2008 में रिसेशन आ जाएगा और हमारा हाल ये हो जाएगा? तो ये तो हम क्या, हमारे कल आज हमारा अपना ग्रोथ है 5% है, एक दफा 8% था, शायद 10% भी हो सकता है। तो दुनिया, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में बढ़ गया और घट गया, होता है। पॉइंट यही है वालेरा साहब, आज अगर रुपया इतना कमजोर है, थोड़ी सी रिकवरी हमने जरूर देखी है, फेड ने स्टिमुलस विड्रॉ नहीं किया, रघुराम राजन ने आके कुछ और स्टेप्स ले लिए, रुपया थोड़ा सा संभला है, लेकिन सच ये है कि रुपया आज भी बहुत कमजोर है। फिगर्स कुछ सुधरे हैं लेकिन रुपया कमजोर है। ग्रोथ 5% के नीचे रहने की बात हो रही है। आपने कहा 10% भी ग्रोथ हो सकती है, हो जाए अच्छी बात है, तब हम ये फैसला लेना। आज हम ये फैसला क्यों वो तो कैसे फैसला 10 साल के बाद लेना ही लेना है, वो तो फिक्स हुआ है 10 साल के बाद इज अ कमिटमेंट। और मैं क्या कहता हूं, बेसिक कंसेप्ट है मेरे ख्याल से पब्लिक प्राइवेट सर्वेंट का और पब्लिक उसका, इसी गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट उनका रिलेशन है ना, वो क्वाइट डिफरेंट है। वो उस आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। वो पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक को तो देखना ही चाहिए कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन ही इज अ पार्ट ऑफ
पब्लिक, तो वो उसकी जो तकलीफ है डिसकंटेंट होगा, जैसे नहीं पहले गवर्नमेंट बात कर रहे सर्वेंट को डिसकंटेंट होगा, सब असंतोष होगा। क्या होती है पोजीशन, काल पुलिस यूनियन होते हैं, दूसरे भी यूनियन होते हैं, रेलवे सत्याग्रह अपने देखा है, वहां भी हड़ताल होती है, स्ट्राइक होती है। क्या हम वो स्ट्राइक होगी तो किसको असर होगा? तो वो गवर्नमेंट वही सोच रही है। वाले तो स्ट्राइक भी यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, कि गुजरात में प्राइवेट लग्जरी भी चलती है, वो निजी कंपनी की बसें हैं, बहुत अच्छी है, अपने को सुविधा देती है, किराया भी करीब करीब अपने कभी तो कंपेयर कर लेते हैं कि एसटी के साथ साथ है। दूसरी तरफ एसटी चलती है। क्या यहाँ से कोई ऐसा गांव है जो बहुत अंतरियाल है, जहां पर ट्रैफिक नहीं मिलता है, वहां प्राइवेट लग्जरी वाला नहीं जाएगा, एसटी की बस जरूर जाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। तो सुविधा अंत तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट जो सोचती है वो निजी कंपनी नहीं सोचती। निजी कंपनी अपना मुनाफा सोचती है। निजी कंपनी जो भी सैलरी देती है अपने मुनाफे के हिसाब से देती है। निजी कंपनी कभी भी बंद भी कर सकती है, कभी सैलरी घटा भी सकती है। और अगर ऐसा होता है उसका खामियाजा तो एम्प्लॉय भुगतता है, डेफिनेटली भुगतता है, क्योंकि वो प्राइवेट में गया ना। वो गवर्नमेंट में अगर जुड़ गया होता तो उसको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स में, सब गवर्नमेंट में जुड़ नहीं सकते। पिंकी जी आप कुछ कहेंगे? सब गवर्नमेंट में नहीं जुड़ सकते। और दूसरा, मैंने पहले बताया, जहां पावर होता है, तो अगर पावर को आप सेटिस्फाइड नहीं रखोगे तो उसके गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन मतलब उसका जो फैमिली ऐसा है, टर्म है जो कि वेरी करेगा हर आदमी के साथ। डेफिनेटली सबको आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? लेकिन आप 40% बढ़ाएंगे, वो कहेगा मुझे 60% बेसिक नेसेसिटी जो है, बेसिक नेसेसिटी जैसे बेसिक फूड है, मकान है, वो बात है, वो तो मिलना चाहिए। एजुकेशन है, वो तो मिलना ही चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को। आज नहीं एक जस्ट अ मिनट, आज देखो आप प्राइवेट में बात कर रहे हैं ना, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज आ गई, सेल्फ नर्सरी आ गई। आज नर्सरी में एक लड़के को भेजने को 50,000 ₹1 देना पड़ेगा। कौन गवर्नमेंट सर्वेंट देगा वहाँ? अच्छा, सेल्फ फाइनेंस में 25 लाख 30 लाख रुपया MBA वाले बोलते हैं सब लोग प्राइवेट में, इतना कौन से देगा? और गवर्नमेंट क्या करते? गवर्नमेंट को अपनी कॉलेज चलानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ये चलाना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट चलाएगा, उसको ज्यादा पगार नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट कौन जाएगा? तो देखो वो प्राइवेट की बात, इट्स अ फैमिली अफेयर्स। ये नहीं, ये डिस्टिंक्शन देखना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं ना जी, हम डिस्टिंक्शन की बात नहीं प्राइवेट है, इट्स अ फैमिली अफेयर। फैमिली में बहुत अच्छी फैमिली, अच्छी कंपनी होती, ज्यादा पगार देती है। गवर्नमेंट कोई फैमिली नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेलफेयर कंसेप्ट है, उसमें पब्लिक सर्वेंट आ गए हैं, तो पब्लिक सर्वेंट का वेलफेयर भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। जी, सरकारी कर्मचारी से जो एक शिकायत आमतौर पर होती है कि वो हड़ताल के जरिए कहीं ना कहीं अपनी मांगे पूरी करवाते हैं, एक अलग बात है, लेकिन उनके पास एक वो टूल है, एटलीस्ट एक टूल है जिससे वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं, लेकिन निजी कंपनियों के पास नहीं होता। आपको क्या लगता है कि जब भी इस तरह के पे कमीशन के जरिए एक मुश्त सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पारित होता है, उस वक्त क्या सरकारी कर्मचारियों को इस तरह के कुछ कमिटमेंट, रिफॉर्म्स, इस तरह के रिफॉर्म्स जो उनके वर्क कल्चर में आए, वैसा कुछ कमिटमेंट कर्मचारियों को करना चाहिए? पहले इनसे सुन लेते हैं। कमिटमेंट तो क्या है, गवर्नमेंट जो जिम्मेदारी फर्ज निभाने की देती है वो तो करते हैं एम्प्लॉय। वर्क कल्चर के रिफॉर्म तो कहीं ना कहीं अंदर से शुरू करना। मैं इसी बारे में कहना चाहूंगा सर, नरेश जी इनकी बात एक बार सुन लेते हैं। तो वो तो हम जिम्मेदारी करते हैं। आप बोलते हैं DA मिल गया तो आपका पे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो पे नहीं मिलेगा ये बता रहे आप, मगर पे तो मेरा पॉइंट है, जब DA से बढ़ चुका है तो फिर पे कमीशन से क्यों बढ़े? ये DA तो अंदर मर्ज होता था ना, अंदर पे में मर्ज होता है ना DA। तो ऐसे तो जो सैलरी और DA तो मिलना है, तो वो भावांक पूरा इकोनॉमिस्ट के वो सर्वे करता है गवर्नमेंट, तो वो भावांक के वजह से DA मिलता है ना। अभी सर मैं बताऊं, हाँ, गुजरात गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो तीसरे पे कमीशन तक हमारा पे कमीशन गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का अलग से बैठता था। जब चौथा पे कमीशन बैठा, तब की चुनी हुई सरकार थी जो भी थी, हमारे लीडरों को बुलाया कि भाई आपको ये स्टेट वाला पे कमीशन चाहिए या जो सेंट्रल है वो ले लेना है। हमारे उस वक्त के जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने कमिटमेंट किया हमको वो 4th पे कमीशन ले लेना है, सेंट्रल का लेंगे हम, जो भी है लेंगे, जो नहीं है नहीं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ सुविधाएं थी, जैसे कि हमें लीव एनकेशमेंट मिल रहा था, LTC कैश में मिल रहा था वगैरह वगैरह, तो वो सब हमको दे देना पड़ा क्योंकि वो सेंट्रल में नहीं था। तो एक पैकेज, एज ए पैकेज हमारे लीडर ने तय कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया, तो 4th पे कमीशन हमको सेंट्रल का मिल गया। तब से स्टेट गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि भाई हमें अब
नया पे कमीशन नहीं बिठाएंगे, जो सेंट्रल देंगी वो ले लेंगे, और हम हमारे कमिटमेंट से हटे नहीं है, जो सेंट्रल देता है वो हम ले लेते हैं। लेकिन जब 5th पे कमीशन में कुछ कंडीशन ऐसी आई तो जो सेंट्रल ने दी, स्टेट ने मांगी, हमने बोला कि जो पूरा पैकेज दिया है तो पैकेज दे दो, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, इतना इतना आपको नहीं मिलेगा, इतना इतना मिलेगा। तो ये बात जो है, जैसे 6 पे कमीशन आया उसमें भी यही बात आई कि भाई हम आपको पगार तो नया दे देंगे, लेकिन आप जब ट्रैवल करने जाओगे और अगर आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, सरकारी फर्ज पे जाते हैं, तो वो आपको 5वें वेतन के आयोग के हिसाब से मिलेगा। ये कहाँ की बात है? पहले 15 रुपए में थाली मिलती है, 80 रुपए में मिलती है। वहां पर कहीं ना कहीं स्टेट अपनी इकोनॉमी, अपने तो खर्च को प्लान जो करता हड़ताल है। की बात आती है ना जी, आप जो बता रहे हड़ताल, हमें हड़ताल क्यों करनी पड़े? हमको बिजनेस लगे तो बैठे नहीं है। अगर हमको जो देना है 6 पे कमीशन का जो पैकेज है पूरा दे दो, आपने कमिट किया है, हम हमारे कमिटमेंट से नहीं हट रहे। इस पर भी हम बात करेंगे। ये जो तो एक डिफरेंस हमारे है, हमारा शौक नहीं है। स्टेट अलग से प्लान बनाता है और सेंटर के अलग से नहीं बनाता सेंटर के प्लान को ढो नहीं पाता है। समझ लो, तो एक ऐसी योजना मैं एक बनी, बात बताऊं, स्वीकृति नहीं करती गवर्नमेंट। सर मैं एक बात बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 5th पे कमीशन में एक्सेप्ट कर लिया गया कि सेंट्रल का एम्प्लॉई 60 साल के बाद रिटायर्ड होगा, बराबर। हमारा एम्प्लॉई आज भी 58 साल में रिटायर्ड होता है, तो 5th पे कमीशन के पैकेज से 7 दे देना चाहिए था, नहीं मिला। 6th पे कमीशन में आज मांग कर रहे हैं 58 का 60 करो। अब दूसरी बात, हमारे यहाँ जो आईएएस, एक मिनट, हमारे यहाँ जो आईएएस आता है, आईएएस ऑफिसर की रिटायरमेंट एज है 60, जो प्यून है उसकी रिटायरमेंट एज है 60, तो बीच वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ही क्यों 58? और अगर आप ये समझ लेते हुए कि 58 के बाद आदमी काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो ये बात पॉलिटिशियन से लेके सबको लागू होनी चाहिए कि 60 साल के बाद सबको निवृत्त हो जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर लौटने से ही मेहमान हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings, truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. खबर हो राजनीति की, या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की, या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की, या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की, या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की, या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity, and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher, and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger, and sharper, with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality.
ब्रेक के बाद फिर से आपका फ्रंट पेज में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 7वें वेतन आयोग के गठन का जो ऐलान हुआ है, करीब 1 लाख करोड़ का खर्च बढ़ने वाला है। क्या इसकी हमें ज़रूरत है और इसके पीछे की असली मंशा सरकार की क्या, इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वालेरा साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था, एक एजम्पशन हो सकता है जिससे शायद आप सहमत नहीं होंगे, कि इस तरह के डिसीजंस, फिर चाहे वेतन आयोग का गठन का डिसीजन हो जिससे 1 लाख करोड़ का खर्च बढ़ने वाला है, या फिर फूड सिक्योरिटी बिल का डिसीजन हो जिससे करीबन सरकारी आंकड़ों में ही 1.25 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान है, और इकॉनमी हमारी उस स्टेट में अभी नहीं है। तो एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक अजम्पशन दिया हुआ है कि हो सकता है कि जानबूझ के ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि इकॉनमी की शेप अगर सरकार वापस से यूपीए के नहीं भी आती है और अगर एनडीए की सरकार आती है तो उसको एक ऐसी स्थिति मिले, इकोनॉमी इतने बुरे हाल में मिले कि 2 साल से ज़्यादा वो चला नहीं पाए, और कोएलिशन की गवर्नमेंट होगी तो फिर सबको साथ लेके चलना मुश्किल होगा और फिर से कांग्रेस या यूपीए के पास एक मौका होगा 2016-17 तक फिर से आने का। पहला तो मैं कह रहा हूँ ये एज्यूम्शन ही रॉन्ग, अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अच्छा, सच नहीं है। यूपी 3 वाली सरकार गवर्नमेंट आने वाली है, और जो कौन आपने बोला ना कि यूपी 3 नहीं आने वाली होगी तो पे कमीशन क्या करता। आपने अभी बोला अभी पे कमीशन की रचना हुई इलेक्शन के लिए हुई है, और ये सरकार आने वाली इसलिए की तो कोशिश की गई है कोशिश की नहीं, आने वाली। मैं वो बात कर रहा हूँ सुरक्षा अनसुरक्षा का। इससे बेसिक क्या है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी डेमो मीन्स पब्लिक होते हैं। अब उसकी हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब क्या है कि सब आदमी को 3 बेसिक नेसेसिटी मिलनी चाहिए। आज हम जब कह रहे हैं अपनी फिगर कि भाई 30% राउंड अबाउट तो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, तेंदुलकर कमेटी वो कह रही है कि 70% बढ़ रही। सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट इज प्रायोरिटी, क्या है अग्रता क्या होनी चाहिए। एक दफे बोलते हैं कि भाई भूखे रहने वाले को अन्न भी देना चाहिए, ये भूखे में गवर्नमेंट सर्वेंट भी थोड़े तो आते हैं। वो जो उसका जो 70% बोल रहे हैं कि शहरों में करीब 50% लोग अर्बन एरिया में लाभ होगा उसका, और गांव में तो 75% होगा। तो उसमें क्लास 4 हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, और इवन क्लास 6 गवर्नमेंट सर्वेंट, सबको इंश्योरेंस का लाभ मिलने वाला ही है। तो वो इसलिए गवर्नमेंट ला रही है कि टैक्स तो कहाँ से भी आएगा। देखो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, सर ये पूरा साइकिल है, हाँ। कहाँ से भी आएगा वाली बात ही नहीं। अगर इकोनॉमी सफर करेगी, कंपनियों का प्रोडक्शन सफर करेगा और टैक्स भी सफर करेगा। गवर्नमेंट को रहना है, कोई भी गवर्नमेंट पार्टी आती है, डेमोक्रेसी में पार्टी रहती है, पार्टी हो तो ही डेमोक्रेसी होती है। कोई भी पार्टी को गवर्नमेंट रहना है तो उसको मत चाहिए। मत ज्यादातर किसका है, जो लोग गरीब लोग हैं उसका, उसके पास ज्यादा मत है, तो उसके सेटिस्फेक्शन कर। वैसे मिलिट्री का कंपैरिजन करो ना, वैसे मिलिट्री देखे तो अनप्रोडक्टिव खर्च है। मिलिट्री का डिफेंस का जो हमारा बजट है कितना है, कंपेयर करो उसके साथ। देश की सुरक्षा की बात है, मुझे लगता है। अरे भाई ये भूखे आदमी की बात है, वो देश की सुरक्षा से भूखे आदमी हाल में, तो भूखे आदमी तो संस्कृत में बोला है, भूखे आदमी नहीं, वहां पे जान दे रहे हैं लोग, मुझे लगता है कंपेयर नहीं, मैं वो नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ उसके डिफेंस में खर्च होना चाहिए। जैसे सरहद का डिफेंस का एक प्रॉब्लम है, हमारी जवाबदारी, गवर्नमेंट की जवाबदारी है। इसी तरह ये देश में जो लोग गरीब है, भूखे है, उनकी तरफ भी सरकार, कोई भी सरकार होगी, उनकी जवाबदारी है। पिंकी जी आप कुछ कह रहे थे इसमें जो ये टैक्स की बात आई है, तो मैं वो वेलफेयर का मुद्दा फिर से उठाऊंगी कि 80 लाख लोगों के वेलफेयर के लिए आप बाकी की जनता पर कितना बर्डन डाल रहे हो, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। आप जो लाखों करोड़ का खर्चा करते हो और सामने आपकी कोई प्रोडक्टिविटी की क्लैरिटी नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ लोग, हाँ कुछ लोग बहुत काम करते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। सरकारी कर्मचारी में भी 2 लोग बहुत काम करेंगे, 2 नहीं भी करेंगे, तो वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, तो अभी ये जो खर्च होता है टैक्स कहीं से भी नहीं आता है, टैक्स हम ही लोग पे करते हैं। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से क्या होता है कि अभी एक तरफ से आप टैक्स बढ़ा रहे हो, तो वेलफेयर कहाँ से आया। वेलफेयर का क्राइटेरिया ये है कि इफ अ पॉलिसी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी डिसीजन अगर एक ग्रुप को बेनिफिट करता है और दूसरे ग्रुप को नुकसान पहुंचाता है, तो बेनिफिट जो हुआ है वो अगर नुकसान से कई गुना ज्यादा है तो ही उसको वेलफेयर बोलते हैं। वरना आप जिसका नुकसान किया है आपने ये डिसीजन से और उसका नुकसान बहुत ज्यादा है,
तो वो वेलफेयर क्राइटेरिया नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये यहाँ पे जो टैक्स के द्वारा नुकसान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये जॉब्स की, कि उसके बाद सरकार ही बोलती है कि अभी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये प्राइवेटाइजेशन किया किसने? सरकार ने किया। प्राइवेट कॉलेजेस खोले किसने? सरकार ने खोले। क्यों? क्योंकि आप सबको पढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि आपको सैलरी बिल भारी पड़ता है टीचर्स का, बराबर है। तो आपने रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट स्टॉल्ड है। आज देखो आप, कई जगह पे टीचर्स की भर्ती सरकार नहीं करती है क्योंकि सैलरी बर्डन पड़ता है। तो ये एक विष चक्र सेट हो गया। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा कहाँ से मिला? क्योंकि यहीं से आया। तो ये सब जस्टिफाई करके फिर करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पे कमीशंस या सैलरी हाइक्स या नहीं होना चाहिए। यही था कि प्रोडक्टिविटी अगर आप आज खर्च कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट, यानी अगर आपने 2006 में खर्च किया, बढ़ाया, तो एक प्रोडक्ट, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कोई भी कंपनी जब एक इन्वेस्टमेंट करती है तो प्रोडक्टिविटी का टारगेट होता है कि मुझे ये प्रोडक्शन चाहिए और मैं अगला फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी शुरू करूंगा जब मुझे प्रोडक्टिविटी मिले। उसी तरह से 2006 में जब बढ़ाया गया तो एटलीस्ट एक प्रोडक्टिविटी का टारगेट होना चाहिए था कि अगर मैंने ये खाद डाली है तो ये फसल आनी भी चाहिए, रिजल्ट तो आना चाहिए। जी, प्रोडक्टिविटी कहाँ से आती है? लेबर से आती है। नहीं, तो ये शर्त होनी चाहिए सुनो कि एटलीस्ट आप मैडम ने बोला ना, मैडम ने बोला ना टैक्स, कितने आदमी टैक्स भरते हैं? अभी फाइनेंस में जो सब लोग कहते हैं नहीं टैक्स, हाईली टैक्स में कहता हूँ, जो टैक्स वाले होते हैं 30% अपने सैलरी का टैक्स देते हैं, फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं। ये देश में जो टैक्स देने वाले हैं ना, उसका परसेंटेज क्या है? बड़े उसको सुनो ना, तो वही मैं कहता हूँ ना, वो लोग कैसे अपने इवेजन, टैक्स इवेजन करते हैं। नहीं तो आप जो लोग पैसा वाले हैं, सुनो, वो टैक्स इवेजन उनको पकड़िए, तो उसको पकड़ने वाले हैं, वही तो कहता हूँ सरकार पकड़ेगी, वही तो चल रहा है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, प्रोडक्टिविटी का हमारा ख्याल क्या है? ये जो लेबर लोग, गरीब लोग हैं, ये रोड पर काम करते हैं, मकान पर काम करते हैं, ये प्रोडक्शन नहीं है क्या? आजकल ये है कि ओवरऑल सरकारी कर्मचारियों से हमें डिससेटिस्फेक्शन रहती है। तो सवाल ये है कि क्यों ऐसा होता है कि लोग प्राइवेट में, आज टेलीफोन कंपनी है, आपको मान लो कि सरकारी कंपनी के लाइनमैन से आपको कंप्लेंट्स है, आपको उनकी फंक्शनिंग से कंप्लेंट्स है, और आप प्राइवेट में चले जाते हो, ये भी एक अनुभव है। तो लोग क्यों प्राइवेट की ओर जाते हैं? क्योंकि वो डिससेटिस्फेक्शन है। तो प्रोडक्टिविटी जो क्राइटेरिया है, इट इज रिलेटेड टू डिससेटिस्फेक्शन, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आज पार्टिसिपेट करने के लिए। फ्रंट पेज में इतना ही, लेकिन सवाल अब भी यही है, वेतन आयोग का ऐलान हुआ है, एक तो इसके पीछे की असली मंशा क्या है, ये टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर है जिसके अभी तक सही जवाब नहीं मिल पाए हैं। और दूसरी बात ये भी है, वेतन आयोग अगर इस तरह से निजी कंपनियों के साथ मुकाबला करके, कंपेयर करके सरकारी कंपनियों के सैलरी बढ़ाना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी एक ऐसा इशू है जिस पर भी ध्यान देना होगा। वहाँ पर भी एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत होगी, वहाँ भी एक वर्क कल्चर का रिफॉर्म होना चाहिए जिस तरह से निजी कंपनियों में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।